Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the second part of third chapter, Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. In our last session, हमने first part किया था two stories about flight का, his first flight, and this is the second part जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. इसका राइटर है फ्रेडरिक फोर्सविथ और अभी हम राइटर के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, then we'll initiate the story. Frederick Forsyth was born on 25 August 1938 at Ashford, Kent, England. He was an English author and journalist. He was also an author of best-selling thriller novels. Also, he was appointed in commander of the Order of the British Empire. इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में. हमने पहले फर्स्ट अपने सेशन में भी बात की थी. ये जो स्टोरी है, ये जो टू stories about flying, both of the stories are all about flying. कैसे ये पहले हमने जो स्टोरी की थी उसमें बर्ड ने अपनी किस तरह से फर्स्ट फ्लाइट ली, हमने बात की थी सीगल के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं ब्लैक एरोप्लेन. इस स्टोरी में क्या है, जो स्टोरी का नरेटर है वो इंग्लैंड जा रहा है, अपने घर वापस जा रहा है इंग्लैंड, और वो सोचता है कि मैं इंग्लैंड जाने के बाद एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा. और वो जब अपने घर जा रहा होता है, इंग्लैंड जा रहा होता है, तो उस टाइम पे उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ये जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है. आई होप आप जब इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी. ये जो स्टोरी है, नरेटर इसमें जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं इंग्लैंड जा रहा होता हूँ, उसी टाइम पर वहाँ पे एक स्टॉर्म आ जाता है जिसके कारण मैं अपना रास्ता जो है वो भूल जाता हूँ. उसी टाइम मुझे एक जो ब्लैक एरोप्लेन है वो मुझे हेल्प करता है. वहाँ पर मुझे एक ब्लैक एरोप्लेन मिलता है जो कि मेरी तरफ वेव करता है. अब हमें ये देखना है बेसिकली कि क्या वो हेल्प कर रहा है, वो कैसे हेल्प करता है, उसके बाद में क्या उस स्टॉर्म से जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो निकल पाते हैं और वो अपने घर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं. सो लेट्स इनिशिएट दी स्टोरी नाउ. बात हम वैसे ही हम जो स्टोरी है उसको इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू करेंगे. सबसे पहले द नरेटर टू इंग्लैंड. जो नरेटर है वो इंग्लैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं. वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं. वो सोचते हैं कि अब मैं इंग्लैंड जाने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूंगा, और वो अपने ओल्ड डकोटा प्लेन के अंदर, प्लेन का नाम है डकोटा DS-088. सो इस प्लेन के अंदर वो घर जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं घर जाने के बाद एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा और मैं रेस्ट करूंगा आराम से जाके, बस मैं जल्दी से अपने घर चला जाऊं. सो अब वहाँ पर लेकिन होता क्या है, जब वो जा रहे होते हैं तो वो 12 डिग्री वेस्ट को लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि एक बार मैं पेरिस कंट्रोल में कॉल करके देख लेता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. मतलब कि एक बार पेरिस कंट्रोल में कॉल करके मैं डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. सो डायरेक्शन के बारे में वो कॉल करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088. वो अपने बारे में बताते हैं और वहाँ पे पूछते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में कि मुझे आगे कहाँ जाना है. तो पेरिस कंट्रोल से उनको बताया जाता है, जो वहाँ पे वुमेन होती है वो उनको बताती है कि पेरिस आपको 100 किलोमीटर्स आगे जाना है और उसके बाद आपको टर्न लेना है, वहाँ से आप पेरिस जा सकते हो. सो अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो आगे जा रहे होते हैं द स्टॉर्म सेट इन. तो लेकिन उसी टाइम पे वो जो वेदर होता है आगे का, वो बहुत ही क्लाउडी वेदर होता है. वेदर बहुत ख़राब होता है उस टाइम पे, वहाँ पे वेदर मतलब क्लाउड्स होते हैं. तो अब उसके बाद में जो नरेटर है वो सोचता है कि आगे का जो वेदर है मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है. तो वो सोचते हैं कि चलो मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि वेदर जो है वो ठीक नहीं है. ऐसा ना हो कि मैं किसी मुश्किल में, किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ. लेकिन फिर उसके बाद जो है सेकंड थॉट आता है नरेटर के माइंड में. वो सोचते हैं कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, क्यों मैं पीछे मुड़ के जाऊँ वापस, मुझे एटलीस्ट एक रिस्क लेना चाहिए और मुझे अपनी मंजिल तक, अपने जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक मुझे जाना चाहिए. उसके बाद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वेंट डेड. होता क्या है, नरेटर तो सोच लेते हैं कि मुझे इस स्टॉर्म को पार करना है, इस क्लाउडी वेदर से बाहर निकल के जाना है, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं आगे जाऊँगा. लेकिन जो वहाँ पे उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका कंपास काम करना बंद कर देता है. वो आगे लंदन कंट्रोल में, पेरिस कंट्रोल में वो कहीं पर बात नहीं कर पाते हैं. वो बिल्कुल अपना रास्ता जो है वो भूल जाते हैं, वो अटक जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज उन्हें कोई भी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही होती है और उनका कंट्रोल रूम भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता. उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वेंट डेड. सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं. देन अ ब्लैक एरोप्लेन.
अब होता क्या है, अब जो नरेटर है वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे या तो मेरा कंट्रोल रूम में कॉल लग जाए, मेरी किसी से बात हो जाए, मुझे एटलीस्ट पता लगे कि मेरी डायरेक्शन क्या है। तो उसी टाइम पर उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जो कि उनकी तरफ देखकर वेव कर रहा होता है। वो वेव करता है तो ब्लैक जो नरेटर है वो सोचते हैं कि शायद ये जो एरोप्लेन है ये मुझे बताना चाह रहा है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो शायद वो मुझे देखकर इसीलिए वेव कर रहा है क्योंकि वो मेरी हेल्प करना चाहता है और मुझे यहाँ से निकालने का वे बताना चाहता है। लेकिन तो जो नरेटर है वो क्या करते हैं, वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने का अपना मन बना लेते हैं कि अब मैं जो हूँ मैं इस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने वाला हूँ। द नरेटर्स फ्राइट। अब होता क्या है, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो आगे आगे जाता है और जो नरेटर का प्लेन है डकोटा वो जो है उसी एरोप्लेन को ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है। अब वो क्लाउडी वेदर से निकल के आगे जाते हैं तो वहीं पर वो देखते हैं कि अब जो नीचे है उन्हें एक रनवे दिखाई देता है और वो बहुत खुश होते हैं, दे फील वेरी हैप्पियर। और वो उसके बाद उस एरोप्लेन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो वो जैसे ही नीचे जाते हैं वहाँ से एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं, अपने डकोटा प्लेन से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत मेस्मराइजिंग फील करते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार मैं जिस ब्लैक एरोप्लेन ने मेरी हेल्प की थी एटलीस्ट मुझे उसके पायलट से मिलके उसको थैंक यू बोल देना चाहिए क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। अब होता क्या है, जैसे ही वो टर्न करके देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी ब्लैक एरोप्लेन होता ही नहीं है, इवन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। अब ये देख के जो नरेटर है वो बहुत ही स्ट्रेंज फील करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने देखा था एक ब्लैक एरोप्लेन मेरी हेल्प कर रहा था, वो मेरे आगे से जा रहा था, उसने मुझे वेव किया था, अब वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया। तो बहुत ही ज़्यादा जो है एकदम स्ट्रेंज फील करते हैं, उन्हें बहुत वियर्ड लगता है क्योंकि ही रियली वॉन्ट टू थैंक दैट पर्सन जिसने उनकी हेल्प की, ही रियली वॉन्ट टू थैंक दैट एरोप्लेन जिसने उनकी हेल्प की थी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो वापस वहाँ पे लैंड करने के बाद कंट्रोल रूम में जाते हैं, वहाँ पे जाके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे जो लेडी बैठी होती है वो उनके पास जाकर पूछते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे मुझे मेरा जो एरोप्लेन है वो ऐसे इस क्लाउडी वेदर में फंस गया था, वहाँ पर मुझे एक ब्लैक एरोप्लेन ने काफ़ी हेल्प किया वे बताने में, यहाँ उस वेदर से बाहर निकलने में। सो प्लीज़ मुझे उस पर्सन का नाम बता दो या वो कौन सा प्लेन था, प्लीज़ मुझे उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू थैंक दैट पर्सन। वहाँ पे जो लेडी है वो बहुत ही वो बहुत स्ट्रेंज फील करती है बिकॉज वो उसको बोलती है उस नरेटर को कि वहाँ पर तो ऐसा कोई प्लेन था ही नहीं, हमने रेडार पे चेक किया था, सिर्फ आप ही का प्लेन था, आपके अलावा कोई भी प्लेन उस जगह पर नहीं था। अब जो नरेटर है वो मानते ही नहीं है इस बात को, ही रियली वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट दैट पर्सन दैट प्लेन क्योंकि उन्हें उसे थैंक यू बोलना है। अच्छा, वो थैंक यू बोलने के लिए इतना इंक्वायर इसलिए भी करते हैं बिकॉज उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में वो वहाँ पर थे उस सिचुएशन में कई बार जो है प्लेन जो है वो क्लैश भी हो सकता है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि वो सिचुएशन से बाहर निकलकर उनकी जान बच गई, इसलिए वो उस प्लेन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। लेकिन वो जो लेडी है वो बोलती है कि यहाँ पे तो कोई प्लेन ही नहीं था, वो बिल्कुल जो है उनको डिनाई कर देती है कि आपके अलावा उस जगह पर उस एरिया में और आज कोई और प्लेन उड़ ही नहीं रहा था, रेडार पे हमें आपके अलावा और किसी भी प्लेन के सिग्नल नहीं मिले। अब क्या होता है, द नरेटर सॉ एन एयरपोर्ट। अभी जैसे हमने पहले बात की थी कि नरेटर को एयरपोर्ट तो मिल गया है, अब वो नीचे चले जाते हैं, देन उसके बाद में वही सिचुएशन चल रही है कि उसने जाके बात की उस वुमेन से, उन्होंने उससे कंट्रोल रूम में जाकर पूछा कि उस एरोप्लेन के बारे में बताओ, एंड वुमेन उनको बोलते हैं कि नहीं, अब तो वो एरोप्लेन जो है वहाँ पे तो कोई एरोप्लेन ही नहीं था, हमने तो रेडार पे और कुछ देखा ही नहीं आपके अलावा। तो अब जो नरेटर हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि मैंने तो एक ब्लैक एरोप्लेन देखा था, और वो बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं क्योंकि वो उसी ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करके ही वो अपने रनवे तक पहुँच पाए, वो एयरपोर्ट तक पहुँच पाए और अपनी उन्होंने जान बचाई है। यहीं पर ही जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ओपन एंड है स्टोरी का, बहुत ही इनकम्प्लीट एंड है स्टोरी का कि वो ब्लैक एरोप्लेन जिसको उस वुमेन ने बोला कि कोई ब्लैक एरोप्लेन तो था ही नहीं, लेकिन नरेटर कहता है कि मैं तो उसी ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करके आया हूँ, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो कहाँ पे कोई प्लेन नहीं था, लेकिन आई रियली वांट टू नो कि वो पर्सन कौन था क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उन्हें देखा था, उन्होंने मेरी तरफ देखकर वेव किया था और मैं उन्हीं को फॉलो करके आया हूँ। ये स्टोरी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि आप अपने हिसाब से इस स्टोरी को आगे कंप्लीट करो। आपको क्या लगता है कि क्या वो ब्लैक एरोप्लेन सच में कोई था या नहीं था। वैसे इस स्टोरी में ये भी बोला गया है इनमें कि
एक्चुअली में वहाँ पर कोई प्लेन था ही नहीं। सो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई प्लेन नहीं था वहाँ पर तो जो नरेटर है उसने किसको देखा, जिसको फॉलो करके वो एयरवे तक, एयरपोर्ट तक वो वहाँ से आ पाया। सो दिस इज द ऑल स्टोरी. I hope you understand all the points which I have cleared here, and also whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updations, for more informations, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.